स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। आप एक बार जाके गो थ्रू करिए एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है आपका, निकालिए 11th क्लास का, और उसमें प्लांट किंगडम में जाइए। प्लांट किंगडम के लास्ट पेज में जाइए, ठीक है। और पूरे लाइफ साइकिल्स पढ़िए, ठीक है। और गो थ्रू एक बार अच्छे से करने के बाद, दिखाई नहीं दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? ओके। सो एक बार वो रीड, एक बार पढ़ लिए तो उससे बेस थोड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया, ओके। हाँ हाँ, मतलब गैमेटोफाइट का मतलब ये है कि वो उस स्टेज में सिर्फ गैमीट्स बन रहे हैं। जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन होके जाइगोट बन गया, वो स्पोरोफाइट स्टेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन हो गया तो वो स्पोरोफाइट स्टेज है। जब गैमीट्स अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं हैप्लॉइड स्टेज में, हैप्लॉइड फॉर्म में, एक गैमीट मेल गैमीट है, ठीक है, और एक फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है? अच्छा, इस पे क्लियरली दिखाई दे नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिए, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट है, ठीक है। ये अलग अलग हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे ही इनका फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, इनका फ्यूजन होके सिंगमी हो रहा है, या यहाँ पे सिंगमी हो रहा है। तो जैसे ही सिंगमी होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होते साथ ही स्टेज एंटर कर लेता है स्पोरोफाइट, जाइगोट बनता है तब, इससे शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब इससे ज्यादा जो है आपको जाके एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन। स्टेटमेंट बेस्ड ही और इजी है आपके लिए एक्चुअली कहा जाए तो, ठीक है। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है मेन? चलिए बताइए मुझे। नेचुरल सिस्टम में और आर्टिफिशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या आता है? कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे नेचुरल और आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल यानी जो आर्टिफिशियल है, यानी जो बाहर दिख रहा है, आउटर, आउटर जो कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बाहर से दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो हो गया आर्टिफिशियल में। और फिर नेचुरल में जो है, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी गिनेंगे हम लोग, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को भी लेंगे, ठीक है। एक एक ट्रेड को नहीं, सारे ट्रेड्स को लेंगे, और सारे ट्रेड्स में पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे कि किस किस चीज में सेम है और किस किस चीज में डिफरेंट है। अभी एक फैमिली लेते हैं, जैसे सोलनेसी है या फैबेसी है, ठीक है। सोलनेसी या फैबेसी में क्या होता है, मेनली सोलनेसी लिया जाए तो फ्लोरल डायग्राम सबका सेम होता है ऑलमोस्ट, इधर उधर कुछ डिफरेंसेस के साथ मोस्ट ऑफ मेन फ्लोरल डायग्राम आपका सेम रहेगा, ठीक है। मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ठीक है, उनके छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पोटैटो जो है ट्यूबर के फॉर्म में होता है, नीचे ग्रो हो रहा है। बाकी जो सोलेनेसी के प्लांट्स है, ठीक है, जैसे आपका पेट्यूनिया अल्बा, आई थिंक पेट्यूनिया अल्बा, और भी कुछ प्लांट्स है, ठीक है। वो सारे प्लांट्स आपके फ्लावर फ्लावर बेस्ड प्लांट्स है कंप्लीटली, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं नेचुरल में, उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और ढंग से देखते हैं, इंटरनली वो प्लांट कैसा है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक, जो कि अभी चल रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इसी को यूज किया जा रहा है। उसका क्रोमोसोम्स का सिचुएशन कैसा है, कितने सारे क्रोमोसोम्स भी हैं उसमें, और फाइलोजेनी जो हायरार्की फॉलो किया जा रहा है, वो इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, एंड इसी को अभी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हम क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को काउंट कर रहे हैं, किसमें? समझ समझ में आया किसी को कि कोई डाउट है अभी भी? वेल आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, काफी है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मोस्ट एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक है,
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ओके, बस इतना याद रखिए, काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। डी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्गे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्गे। चलिए एल्गे के बारे में बताइए कि क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, और जल्दबाजी नहीं, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे ना, तो करेक्ट बताना है अपन को आज। ठीक है, करेक्ट बताइए, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। चलो, क्वेश्चन क्लियर है। प्लांट बॉडी थैलॉइड है ना? थैलॉइड प्लांट बॉडी है, सही है। तो लार्जली एक्वाटिक है, पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। ओके, सो सेकंड, फिर रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुब्रता मंडल, ए नहीं होगा बेटा, ठीक है, डी होगा। थायराइड होने के अलावा एल्गे जो है वो लार्जली एक्वाटिक होते हैं, पानी पे डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए। और उसके बाद और एक बात क्या है? द रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Volvox forms spherical colony. Volvox forms spherical colony. जो कॉलोनी है वो वॉल्वॉक्स का स्फेरिकल है। हमने देखा था डायग्राम थोड़ी देर पहले वॉल्वॉक्स का, जो पिक्चर है वॉल्वॉक्स का हमने देखा था। तो स्फेरिकल कॉलोनी बनाता है वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स। ऐसा जरूरी नहीं है, मोटाइल सेल्स भी रहेंगे। ठीक है, सो मोटाइल सेल्स भी रहेंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी होगा, बी। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। पूरा का पूरा नॉन मोटाइल सेल से नहीं बना है, उसमें मोटाइल सेल्स भी रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या उसमें? मोटाइल सेल्स भी रहेंगे बेटा वॉल्वॉक्स में। जो गैमेट्स होती है ना वॉल्वॉक्स में, हाँ हाँ, लेकिन मोटाइल गैमेट होता है। कौन सा गैमेट मोटाइल होता है वॉल्वॉक्स में, बताइए? वॉल्वॉक्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पूरा एनाइसोगमी है, दोनों के दोनों एकदम डिसिमिलर है। ठीक है, एनाइसोगमी है, वॉल्वॉक्स में एनाइसोगमी है। दोनों के दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, उसमें जो मेल है, मेल मेल गैमेट होता है स्टैटिक, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। जो फीमेल गैमेट होता है एक्चुअली, ठीक है, वो होता है मोटाइल। ठीक है, सो द फीमेल गैमेट इज मोटाइल एंड द मेल गैमेट इज स्टैटिक। ठीक है, इसीलिए कंप्लीटली नॉन मोटाइल नहीं कह सकते। क्लियर है ये बात? नहीं, ऊगैमस क्यों होगा? ऊगैमस तभी होगा, ऊगमी का मतलब क्या है? ऊगमी का मतलब है लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट हो, तो वो ऊगमी होता है। लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट हो तो ऊगमी होगा।
ठीक है, लेकिन मेल गैमेट ज्यादा बड़ा है और स्टैटिक है, इसीलिए इसको एनेसोगमी कहेंगे। ठीक है, ये हो गया बात। चलो, चलिए काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। Bryophytes are amphibians of plant kingdom. They live in soil but depend on water for sexual reproduction. नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेल मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल को ऊगमी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फीमेल मोटाइल है ना। अगर फीमेल मोटाइल हो तो और मेल नॉन मोटाइल है और मेल बड़ा है, उल्टा है, यहाँ पे सिचुएशन पूरा उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? एनेसोगमी हो जाएगा। ठीक है, काफी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। ब्रायोफाइट्स आर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। सही बात है। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है ना? ये बात क्लियर है सभी के लिए? दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एम्फिबियन क्यों कहा जाता है? व्हाट डू एम्फिबियंस डू? जो फ्रॉग्स हैं, ठीक है, एम्फिबियंस जो है, एम्फिबियंस का मेन फीचर क्या है? मोस्ट ऑफ द एम्फिबियंस डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे लिव इन स्लशी सॉइल, हाँ, ठीक है, वेट टाइप का सॉइल जो होता है पूरा, ठीक है, उस टाइप के सॉइल में रहते हैं। ठीक है, पूरा। एंड उसके बाद वाटर पे डिपेंडेंट है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेम ब्रायोफाइट्स के साथ होता है, इसीलिए वो एप्ट लगा, इसीलिए उन्होंने कहा ब्रायोफाइट्स आर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एनसीईआरटी में oogamous लिखा है, तो क्या है ना, इधर इधर रेफरेंस होते रहता है। ठीक है, ठीक है, आप पूजा एक काम करिए, आप एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, सही बात है। तो आप जो वॉल्वॉक्स है वो oogamous ही याद रखिए। ठीक है, वॉल्वॉक्स के लिए कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब वॉल्वॉक्स का oogamous याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होगा, आपका आता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, और अगर लिटरेचर थोड़ा सा भी बदल गया तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता, तो आप वही याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स. Sporophytes and gametophyte generations are independent. Gametophyte is dependent upon sporophyte. None of the above. सबसे पहले बताओ, ब्रायोफाइट्स में कौन सा टाइप का लाइफ साइकिल होता है? कौन आंसर करेगा? फटाफट आंसर करेंगे सभी। ब्रायोफाइट्स में कौन सा टाइप का लाइफ साइकिल होता है? What kind of life cycle is seen in bryophytes? Anyone? Haplodiploidic. Very good. ठीक है, वेरी गुड पूछा, तो क्या होगा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी डोमिनेंट या कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का केस आता है तो थोड़ा सा इधर उधर होता है स्केल। अब बताते हैं ब्रायोफाइट में क्या हो रहा है और टेरिडोफाइट में क्या हो रहा है। दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही रहेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट में जो है स्पोरोफाइट होगा, डिपेंडेंट कौन सा है और डोमिनेंट कौन सा है। ये एक टेबल बना के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है वो होगा, स्पोरोफाइट जो है वो होगा डिपेंडेंट। ठीक है, और टेरिडोफाइट होगा, सॉरी, स्पोरोफाइट होगा डिपेंडेंट और गैमेटोफाइट होगा डोमिनेंट। कंपैरेटिवली डोमिनेंट रहेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, जब टेरिडोफाइट की आती है पूरा उल्टा, गैमेटोफाइट होगा डिपेंडेंट
और स्पोरो ये जो और कौन सा डोमिनेंट रहेगा? स्पोरोफाइट। क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, हैप्लोड लाइफ साइकिल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? जो डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये जो भी लाइफ साइकिल्स हैं पूरे, इनसे आपके क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक आएगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट में वाइस वर्सा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, अब आप लोगों को आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सब लोग टाइप करके चैट सेक्शन में भेजेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी टाइप करके चैट सेक्शन में भेजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं, फटाफट करने हैं, चलिए फटाफट करिए। जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करना है। हाँ हाँ, क्लियर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Chlorella and spirulina are used as food supplement by space travelers. एक बार लाइफ साइकिल्स, टाइम बचता है तो पक्का बोल दूंगा, ठीक है बेटा? लाइफ साइकिल एक बार टाइम मिल जाता है तो मैं बता दूंगा अगर क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद। चलिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Chlorella and spirulina are used as food supplement by space travelers. ठीक है, both are unicellular algae. अब मुझे इसका आंसर बताइए, सिक्स क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बी, ए। चलिए, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो है, ठीक है, दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इन स्पेस ट्रेवल्स, ठीक है। दे बोथ आर यूनिसेलुलर, इनको क्या बोलते हैं? एस सी पी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इनको एस सी पी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, इनको एस सी पी कहा जाता है। एस सी पी का फुल फॉर्म क्या है? पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? आंसर तो आपका ए है, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एस सी पी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? दोनों को एससीपी के अंडर कैटेगरी, सिंगल सेल प्रोटीन, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया, ओके। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन, ओके, सिंगल सेल प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो क्लोरेला और स्पिरुलिना है, एंड दे आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन में काफी रिच है वो, उनका प्रोटीन कंटेंट काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेस ट्रेवल्स के लिए काफी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई भी अच्छे से होते हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, तो वही फूड बन जाता है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। और प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए फटाफट। 7 का ए बता रहे हैं। सो क्या है स्टेटमेंट? मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि मॉसेस क्या है कि
जो सबसे पहले जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं ना, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, लाइकेंस के बाद, लाइकेंस के बाद मॉसेसी इकोलॉजिकल सक्सेशन को फर्स्ट रनर अप की तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे लाइकेंस थोड़ा थोड़ा करके रॉक्स को तोड़ देते हैं और सॉइल बनाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, इकोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेंस के बाद सबसे पहले मॉसेसी आते हैं, तो उनका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, पॉपुलेट करने में। सो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट। दे प्रिवेंट सॉइल erosion बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन सॉइल। सॉइल पे एक डेंस मैट क्रिएट करते हैं ताकि सॉइल erosion ना हो सके, ठीक है, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा। सबने सही आंसर दिया, ए। पूजा, शाहिद, नागपूजा, सुब्रता, आदि, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए, 8, which of the following statements regarding haplontic life cycle is incorrect? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए आप मुझे बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग को कौन सा बताना है? सबसे पहले ये देख लेना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, पहले उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, है कि नहीं? जो जाइगोट होगा वो वन सेल्ड जाइगोट होगा, ठीक है। उसके बाद देर इज नो फ्री लिविंग, नहीं ये तो टू सेल्ड जाइगोट है ना, 8 का सी बता रहे हैं। चलिए, देर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, एक मिनट। हाँ, चलिए, ओके। सो वन सेल्ड जाइगोट सही है, ओके। सिंगल सेल्ड जाइगोट बनेगा सबसे पहले। उसके बाद देर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ये भी सही है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, पूरा डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, हैप्लॉन्टिक में, ये भी सही है। थर्ड, माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, माइटोसिस नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस, मियोसिस होगा वहां पे, माइटोसिस नहीं होगा। याद है कि नहीं? जाइगोटिक मियोसिस हम लोग पढ़ते हैं किसमें? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होता है, उसके बाद माइटोसिस होगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन सही है। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, मैंने अभी बताया, सेम वही, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन? सी। तो बहुत अच्छा बेटा पूजा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ओके, ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। In diplontic life cycle, gametophyte is dominant. Second statement, in diplontic life cycle, there is no free living splorophyte. अब इसका आंसर बताएंगे फटाफट सभी। अभी मैंने हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझाया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो उसी उसी से रिलेटेड है। चलिए बताइए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा डोमिनेंट रहता है? गैमेटोफाइट रहता है कि कौन सा रहता है? गलत है ना, स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता है। यहाँ नहीं, रुकिए, यहाँ लिखते हैं, ये रॉन्ग है। स्पोरोफाइट रहेगा डोमिनेंट, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देर इज नो फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग ही है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। स्पोरोफाइट तो फ्री लिविंग ही रहेगा। फ्री लिविंग भी होगा, सही बात, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं।
तो इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है। आपके दोनों स्टेटमेंट, कोई डाउट है इसमें? मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था आप लोगों को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, फ्री लिविंग उसी को बोलेंगे जो डोमिनेंट होगा। क्लियर है? सही है पूजा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जिम्नोस्पर्म्स do not produce fruit. Ovules of gymnosperms are enclosed within the ovaries. Gymnosperms do not produce fruit. Ovules of gymnosperms are enclosed within the ovaries. Ovules of gymnosperms are enclosed within the ovaries. अब जिम्नोस्पर्म्स फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सही है। ठीक है, लेकिन जो इसके ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। सीड्स और ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। ओवरी का जो वॉल है वो नहीं रहता है। ठीक है, ओके। सो फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे चलेगा? फ्रूट तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है आपका, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन ओव्यूल्स नेकेड होंगे आपके। ठीक है, क्लियर है? ओव्यूल्स और सीड्स नेकेड होंगे, तो पहले ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बी बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ओके ओके, हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, 1 मिनट। फ्रूट, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ओके ओके, वेट वेट। जिम्नोस्पर्म से फ्रूट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, वो सही बात है, सही बात है। माय बैड, सॉरी सॉरी। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा ऑप्शन। इसीलिए ओवरीज, ओवरीज के अंदर सीड्स नहीं रहेंगे, नेकेड ओव्यूल्स रहेंगे। हाँ, आप आपका सही है। ओके, जिम्नोस्पर्म फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, ओके। तो जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ये गलत हो गया। ठीक है, एंड ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, क्लियर? सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्रूट, सबसे पहले। दूसरा, ओव्यूल्स जो है वो नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, इसीलिए ओवरीज में एंक्लोज्ड नहीं होते हैं। चलिए